अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की अगली कहानी नाग की कब्र, पहला हिस्सा। खलाई लीडर दिल में सोच रहा था कि इन दोनों खलाई इंसानों यानी थ्यूसोंग और केटी को किसी तरीके से मैं वरगला कर अपने खलाई जहाज की तरफ ले जाऊं, ताकि वहां उन्हें मौत के घाट उतार कर जितनी जल्दी हो सके इनके जिस्म की हड्डियों को पिघलाकर खुराक हासिल करूं। उसने ऊपर से मुस्कुराते हुए पूछा, ये आप लोग क्या बना रही हैं? क्या शेर का शिकार करने के लिए कोई मीनार बना रही हैं? थ्यूसोंग ने मुस्कुराकर केटी की तरफ देखा। केटी ने हंसकर कहा, नहीं शहजादा साहब, ये मचान नहीं बना रहे, बल्कि केटी को अचानक याद आया कि खलाई जहाज का जिक्र किसी से नहीं करना। उसने जल्दी से कहा, ये एक छोटा सा मीनारा बनाया जा रहा है जहां से दुश्मन की फौज को दूर ही से देखा जा सकेगा। खलाई लीडर ने थ्यूसोंग से पूछा, क्या आप लोग यही काम करते हैं? थ्यूसोंग केटी की तरफ देखकर मुस्कुराया, फिर बोला, यही समझ लें कि यही काम करते हैं। खलाई लीडर ने कहा, मेरा मुल्क यमन है जहां का मैं शहजादा हूं। मैं चाहता हूं कि इसी किस्म का मीनारा मैं यमन में भी बनाऊं। क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। थ्यूसोंग और केटी को भला यमन से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। उन्होंने टालने की गर्ज से कह दिया कि ये मीनार मुकम्मल हो जाए तो फिर वो उसके साथ यमन चले जाएंगे। लेकिन खलाई लीडर के पास इतना वक्त नहीं था। उसने कहा, आप लोग यहाँ कहाँ ठहरे हुए हैं? थ्यूसोंग ने उसे बता दिया कि वह शाही महल में बादशाह के मेहमान बनकर रह रही हैं। खलाई लीडर ने थ्यूसोंग से कहा, अच्छा तो फिर मुलाकात होगी, और खलाई लीडर वापस महल की तरफ चल दिया। थ्यूसोंग ने केटी से कहा, यह शहजादा भी कोई मस्करा मालूम होता है। हमें क्या पड़ी है कि इसके साथ यमन जाएं? हम तो 2-1 दिन में यहाँ से कूच करने वाले हैं। केटी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे इस शहजादे की आंखों में अजीब सी चमक नजर आई है थ्यूसोंग। थ्यूसोंग हंसकर बोला, तमाम शहजादों की आंखों में चमक होती है। ये लोग ऐश करते हैं, अच्छे से अच्छा खाते पीते हैं, फिर आंखों में चमक क्यों ना आए? और थ्यूसोंग काम में लग गया। केटी ने कहा, मेरा ख्याल है हमें आज रात नहीं तो कल रात यहाँ से कूच कर जाना चाहिए। अब हमें यहाँ रहने की क्या जरूरत है भला? थ्यूसोंग कहने लगा, ठीक है, कल रात निकल चलेंगे। मैंने 2 नए घोड़े पसंद कर लिए हैं, शाही अस्तबल में होते हैं। वहां से उन्हें खोलकर सहरा की तरफ निकल जाएंगे। उन्होंने दूसरी रात वहां से फरार होने का मंसूबा तैयार कर लिया। दूसरी तरफ खलाई लीडर इस कश्मकश में मुब्तला था कि थ्यूसोंग और केटी को आज रात कैसे वहां से अगवा करके अपने खलाई जहाज पर ले जाया जाए। दोपहर के बाद खलाई लीडर ने शहर की सैर का बहाना बनाया और सहरा की तरफ निकल गया। फिर वो एक चक्कर लगाकर उन पहाड़ियों में आ गया जहां उनका खलाई जहाज था। खलाई लीडर ने अपने दूसरे खलाई कज़ाकों को बताया कि उसने दोनों खलाई इंसानों का खोज लगा लिया है। उनमें से एक का नाम थ्यूसोंग और दूसरी एक औरत है जिसका नाम केटी है। वो लोग बादशाह के लिए एक ऊंचा मीनार तामीर कर रहे हैं। एक खलाई कज़ाक ने कहा, लीडर, हमारे पास सिर्फ 4 दिन की खुराक बाकी रह गई है। अगर इस दौरान हमने उन दोनों खलाई इंसानों की हड्डियों का गुद्दा ना निकाला तो हमारे लिए 4 दिन के बाद जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। खलाई लीडर कहने लगा, मैं खुद इसी सोच में हूँ। हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है, कोई गन नहीं है कि जिसकी शुआओं की मदद से हम दोनों को बेहोश कर सकें। दूसरा खलाई कज़ाक बोला, लीडर, क्या हम उन्हें तलवार से हलाक नहीं कर सकते? मेरा मतलब है हम उन पर हमला करके कत्ल भी कर सकते हैं, फिर हम उनकी लाशों को उठाकर यहाँ ले आएंगे। खलाई लीडर ने कहा, मैंने कंप्यूटर के जरिए उनके जिस्म के ज़रात का मुआयना किया है। मुझे मालूम हुआ है कि वो दोनों किसी भी खंजर तलवार से हलाक नहीं हो सकते। जख्म फौरन मिल जाएगा, सिर्फ आग ही उनको हलाक कर सकती है, और अगर हम उन्हें आग लगाते हैं तो उनकी हड्डियों का गुद्दा गर्म होकर ज़ाया हो जाएगा और हमारी खुराक बनने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें जिंदा ही पकड़कर यहाँ लाएं। सारे खलाई कज़ाक कहने लगे कि फिर हम उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले आते हैं। आखिर वो 2 ही तो हैं, उनमें से भी एक औरत है। खलाई लीडर कहने लगा, आखिर वो खलाई मखलूक है, हमें उनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हों और हमें ना सिर्फ ये कि नाउमीदी का मुंह देखना पड़े, बल्कि हमारा राज भी खुल जाए और वो हमेशा के लिए हमारे हाथ से निकल जाएं। हमारी जिंदगी का अब सिर्फ ये दोनों थ्यूसोंग और केटी ही सहारा हैं। हमें बड़ी अक्लमंदी और होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक खलाई कज़ाक बोला, मगर लीडर, हमारे पास वक्त नहीं है, सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। खलाई लीडर ने कहा, मैं इसी महल में रहता हूँ जहाँ वो दोनों रहते हैं। मैं कल तक जरूर कुछ ना कुछ करूँगा। अब मैं जाता हूँ, तुम यहाँ होशियारी से और खबरदार होकर रहना। ये कहकर खलाई लीडर वापस महल में आ गया। उसने शाह बाबल से कहा, बादशाह सलामत, आप जिन 2 कारीगरों से अपने मुल्क में महल के साथ मीनार बनवा रहे हैं वो बड़े तजुर्बाकार लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम यमन में भी ऐसा मीनार बनवाएं। थ्यूसोंग ने बादशाह को बता दिया था कि यमन के शहजादे ने उनसे पूछा था कि ये तुम लोग क्या बना रहे हो, तो मैंने उसे बताया था कि हम मीनार बना रहे हैं।
ताकि दुश्मन की फौज को दूर से देखा जा सके। बादशाह ने कहा, क्यों नहीं शहजादे, जब ये दोनों मीनार मुकम्मल कर लेंगे तो मैं इन्हें यमन तुम्हारे पास भेज दूंगा। खलाई लीडर बोला, आपका शुक्रिया बादशाह सलामत। शाम को खलाई लीडर ने बादशाह के साथ खाना खाया। उसके बाद अपने मेहमान खाने में आ गया। उसने मालूम कर लिया था कि थ्यूसोंग केटी वहां से 2 कमरे छोड़कर एक कमरे में रहते हैं। रात ज्यादा नहीं गुजरी थी कि खलाई लीडर शाही महल से निकलकर खलाई जहाज में अपने आदमियों के पास पहुंच गया। उसने उसी वक्त मीटिंग बुलाई और हंगामी बुनियादों पर थ्यूसोंग और केटी को काबू करने पर गौर फिक्र शुरू कर दिया। काफी देर सोच विचार करने के बाद एक खलाई कजाक ने कहा, लीडर, मेरे जहन में ख्याल आया है। अपने सियारे की खलाई लाइब्रेरी में मैंने एक किताब में पढ़ा था कि किसी भी खलाई मखलूक को बेहोश करने के लिए कुर्राए अर्ज यानी जमीन के किसी भी सांप के जहर की मदद ली जा सकती है। किताब में लिखा था कि जमीनी सांप के जहर के असर से खलाई मखलूक के खून में ऐसी कीमियाई तब्दीलियां पैदा होती हैं कि वो बेहोश हो जाता है। खलाई लीडर ने बड़े जोश से मेज पर हाथ मारकर कहा, तुमने ये तरकीब पहले क्यों नहीं बताई? बस अब हमारा काम हो गया समझो। अब हम मर नहीं सकेंगे। फौरन इस इलाके में किसी सांप को तलाश करो। मैं आज रात ही ये काम कर डालना चाहता हूँ। उन्होंने एक खास आले की मदद से अंधेरे में निकलकर पहाड़ में सांपों की तलाश शुरू कर दी। आखिर एक बिल के अंदर सांप मिल गया। उन्होंने सांप को एक शीशे की ट्यूब में बंद करके खलाई लीडर के हवाले कर दिया, जो उसे लेकर घोड़े पर सवार होकर शाही महल की तरफ चल पड़ा। रात का वक्त था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और कोई सितारा नजर नहीं आता था। खलाई लीडर खुफिया दरवाजे से महल में आ गया। फिर वो राहदारी में से गुजरकर उस कमरे के पास गया जहां कमरे में थ्यूसोंग और केटी ठहरे हुए थे। खलाई लीडर ने ट्यूब का मुंह खोलकर दरवाजे के सुराख में से सांप को कमरे में दाखिल कर दिया और खुद अपने कमरे में गया। उसने सोच रखा था कि सुबह होने से पहले ही वो बेहोश थ्यूसोंग और केटी को अपने साथियों की मदद से उठाकर अपने खलाई जहाज में ले जाएगा। उसने अपने 2 आदमियों को हदायत कर दी थी कि वो सुबह होने से पहले महल की पिछली दीवार के पास पहुंच जाएं। थ्यूसोंग और केटी अपने अपने पलंग पर लेटे थे। वो कभी कभी कोई बात कर लेते थे। कल रात उन्होंने वहां से चले जाने का मंसूबा बना लिया था। इतने में थ्यूसोंग को कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने केटी से कहा, ये सरसराहट की आवाज कहाँ से आ रही है? केटी भी पलंग पर उठकर बैठ गई। सांप ने कमरे में दाखिल होते ही नाग देवता की धीमी धीमी खुशबू सूंघ ली थी और वह चौकन्ना हो गया था। जब केटी की नजर सांप पर पड़ी तो उसने सांप की जुबान में कहा, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? सांप ने एक लड़की को अपनी जुबान में बात करते सुना तो हैरान रह गया। फौरन समझ गया कि इन लोगों का ताल्लुक नाग देवता से है। कहने लगा, क्या आप नाग देवता के खानदान से हैं? केटी ने कहा, मैं केटी हूँ, नाग देवता की बहन, और ये थ्यूसोंग है, नाग देवता का भाई। लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? सांप ने कहा, अजीम नाग देवता की बहन, मुझे एक आदमी ने तुम्हारे कमरे में भेजा है जिसने शहजादों जैसा लिबास पहना हुआ था और जिसने मुझे पटारी में पकड़ा था। केटी और थ्यूसोंग हैरान होकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। थ्यूसोंग ने पूछा, क्या ये शख्स पहाड़ी में तुम्हें पकड़ने गया था? वहां उसका कोई साथी भी था? सांप ने कहा, अजीम नाग देवता के भाई, मुझे यकीन है कि इस शख्स ने तुम्हारे पास मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें डस दूं। जहां उसके आदमी ने मुझे पकड़ा था वहां वो लोग एक काले स्याह टीले के अंदर रहते हैं। थ्यूसोंग बोला, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? सांप ने कहा, क्यों नहीं, मैं अभी ले जाने को तैयार हूँ। थ्यूसोंग ने केटी से कहा कि वो कमरे में ही ठहरे। मैं जाकर मालूम करता हूँ कि असल मामला क्या है और उनके खिलाफ ये खूनी साजिश शहजादे ने किस लिए तैयार की है। केटी ने कहा कि वो भी साथ जाएगी, लेकिन थ्यूसोंग कहने लगा, तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं केटी, मैं अकेला ही काफी हूँ। तुम इसी जगह ठहरो, मैं बहुत जल्द सब कुछ मालूम करके वापस आता हूँ। ये साजिश उस यमन के शहजादे की है। मुझे दाल में कुछ काला नजर आता है। केटी साथ जाने पर इसरार कर रही थी, मगर थ्यूसोंग ने उसे बड़ी मुश्किल से वहां ठहरे रहने पर राजी कर लिया और सांप को लेकर रात के अंधेरे में शाही महल से निकलकर सहरा की संगलाख पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया। सांप आगे आगे रेंग रहा था। थ्यूसोंग अंधेरे में भी सांप को बराबर देख रहा था। सांप एक पहाड़ी के पास जाकर रुक गया और सामने काले स्याह छोटे से टीले की तरफ इशारा करके बोला, उन लोगों ने मुझे यहाँ पकड़ा था। थ्यूसोंग को कार्बोनिक एसिड की हल्की हल्की बू महसूस हो रही थी। ये खास किस्म की बू खलाई जहाज के ईंधन में मिली होती है। थ्यूसोंग चौकस हो गया। उसकी नजरें अंधेरे में 50 कदम के फासले पर मौजूद स्याह छोटे टीले पर जमी हुई थीं। बहुत जल्द उसकी तेज खलाई नजरों ने अंधेरे में देख लिया कि यह टीला मसनूई है और उसके अंदर कोई दूसरी ही शय पोशीदा है। सांप को थ्यूसोंग ने उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर औंधा लेटकर आगे बढ़ा। अब कार्बोनिक गैस में मीथेन गैस की बू भी शामिल हो गई थी। थ्यूसोंग हैरान था कि इस टीले में ऐसी कौन सी शय है जिसमें से ये बू आ रही है, क्योंकि इस किस्म की बू किसी खलाई जहाज में से ही आ सकती थी। थ्यूसोंग स्याह टीले के करीब पहुंचकर एक रेत की ढेरी के पीछे छुप गया।
अब उसकी नजरों ने स्याह टीले को पहचान लिया। ये खास किस्म का स्याह धुआं था जो अक्सर खलाई जहाज कैमोफ्लाज करने के लिए अपने पाइप से खारिज करते थे। तो क्या ये कोई खलाई जहाज है? थ्यूसोंग को किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से पीछे हट गया। ये 2 खलाई कज़ाक थे जो खलाई जहाज में से निकल कर आए और बाहर खुली हवा में बैठकर बातें करने लगे। एक ने कहा, अगर लीडर दोनों खलाई इंसानों को सांप की मदद से बेहोश करने में कामयाब ना हो सका तो हमारे पास सिर्फ 3 दिन की खुराक है। उसके बाद हमारी जिंदगी के चिराग गुल होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा कहने लगा, लीडर जरूर अपने मिशन में कामयाब होगा। वो सांप साथ लेकर गया है और उसे महल में दाखिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आखिर वो वहां यमन का शहजादा बनकर रह रहा है। पहला बोला, ये दोनों खलाई लड़का और लड़की यहाँ इस दुनिया में कैसे आ गए? दूसरे ने कहा, इसी तरह जिस तरह हम आ गए हैं। मगर हमारी खुशकिस्मती देखो कि जब हमें मौत से बचने के लिए किसी खलाई इंसान की सख्त जरूरत थी और उसके मिलने की उम्मीद भी नहीं थी कि ये दोनों हमें मिल गए। सारी बात थ्यूसोंग की समझ में आ गई। वो समझ गया कि ये खलाई मखलूक उस सियारे के रहने वाले लोग हैं जहाँ के लोग हड्डियों के गुद्दे से खुराक माया की शक्ल में हासिल करके उस पर जिंदा रहते हैं। इनकी खुराक का जखीरा खत्म हो गया है और अब ये किसी खलाई इंसान की तलाश में थे कि जिसकी हड्डियों का गुद्दा हासिल करके उसको खुराक में तब्दील कर सकें। थ्यूसोंग ने अपने जिस्म में एक झिरझिरी सी महसूस की। ये खलाई मखलूक तो उसे और केटी को हलाक करने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं। थ्यूसोंग आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसकने लगा। जब वो उन दोनों खलाई आदमियों से काफी दूर हो गया तो उठकर वापस महल की तरफ चलने लगा। महल में आकर उसने सारी बात केटी को बता दी। केटी भी दंग रह गई। तो ये खलाई आदमी हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? थ्यूसोंग सोचते हुए बोला, इनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए। वो कैसे हासिल कर सकती हैं? केटी ने पूछा। थ्यूसोंग बोला, मुझे अपनी खास कुव्वत से काम लेना होगा। तुम अपने पलंग पर यूं लेट जाओ जैसे तुम्हें सांप ने डस लिया है और तुम बेहोश हो चुकी हो। मैं भी इसी तरह लेट जाता हूँ। खलाई लीडर सुबह होने से पहले जरूर आएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने अपने पलंग पर दम साध कर लेट गए। कोई आध घंटे के बाद खलाई लीडर महल के पिछले दरवाजे से निकलकर महल की अकबी दीवार के पास आया। वहां उसके 2 खलाई कज़ाक मौजूद थे। ये थ्यूसोंग और केटी को उठाने आए थे। खलाई लीडर ने उन्हें आहिस्ता से कहा, मैं अपने शिकार को देखने जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। खबरदार जरा सी भी आवाज पैदा ना हो। तीनों खलाई कज़ाक महल की अंधेरी राहदारी में से गुजरते हुए उस कमरे की तरफ चले जहां थ्यूसोंग और केटी मौजूद थे। खलाई लीडर ने अपने दोनों आदमियों को बाहर ही खड़े रहने का इशारा किया और खुद दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे के करीब ही थ्यूसोंग का पलंग था। थ्यूसोंग बिल्कुल सीधा लेटा था जैसे बेहोश हो गया हो। केटी भी उसी तरह बेहिस्सो हरकत लेटी थी। खलाई लीडर थ्यूसोंग के पास आकर उस पर झुका ही था कि थ्यूसोंग ने अपनी सीधी उंगली उसके बाजू के साथ लगा दी। खलाई लीडर एकदम से हाथ के अंगूठे जितने साइज का हो गया। थ्यूसोंग ने जल्दी से उठकर उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। फिर उसने केटी को हिलाकर बताया कि खलाई लीडर उर्फ यमन के शहजादे को मैंने छोटा बनाकर जेब में कैद कर लिया है। अब मैं बाहर उसके साथियों की खबर लेने जा रहा हूँ। तुम इसी जगह लेटी रहना। थ्यूसोंग ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और बाहर राहदारी में निकल आया। यहाँ अंधेरा था मगर वो सब कुछ देख रहा था। दोनों खलाई कज़ाक सतून के पीछे छुपे हुए थे। थ्यूसोंग ने उन पर छलांग लगा दी और इससे पहले कि वो संभलते, थ्यूसोंग ने दोनों की गर्दनों को अपनी सीधी उंगली से बारी बारी छू दिया। दोनों खलाई कज़ाक भी उंगली के छूते ही अंगूठे जितने हो गए। थ्यूसोंग ने उनको भी उठाकर जेब में बंद कर लिया और कमरे में आकर केटी से कहा, कोई कपड़े की थैली निकालो केटी। केटी ने एक छोटी सी थैली अलमारी में से निकाल कर दी। थ्यूसोंग ने तीनों खलाई कज़ाकों को उस थैली में डालकर उसका मुंह रस्सी से बंद कर दिया। अंदर से खलाई कज़ाकों की हल्की हल्की कमजोर सी आवाजें आ रही थीं। केटी पूछने लगी, इन लोगों को अब हम क्या करेंगे? थ्यूसोंग ने कहा, अभी खलाई जहाज में 2-3 आदमी और मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि इनसे पूरी तरह छुटकारा हासिल कर लिया जाए ताकि बाद में ये हम पर दोबारा हमला न कर सकें। मैं खलाई जहाज की तरफ जाता हूं। केटी बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी। केटी भी थ्यूसोंग के साथ चल दी। खलाई जहाज पर उस वक्त सिर्फ 3 खलाई कज़ाक बाकी रह गए थे। केटी और थ्यूसोंग खलाई जहाज से कुछ फासले पर एक रेत के तोदे की ओट में छुपकर बैठ गए। थ्यूसोंग ने कहा, तुम जो स्याह टीला देख रही हो ये खलाई केमिकल्स का गाढ़ा धुआं है जिसने खलाई जहाज को छुपा रखा है। बाकी खलाई आदमी इसके अंदर ही होंगे। वो फट रही थी। थोड़ी देर बाद दिन की हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। चूंकि आसमान पर बादल छाए थे इसलिए आसमान की रोशनी फीकी फीकी थी। खलाई जहाज में बाकी जो 3 खलाई कज़ाक थे उन्होंने जब देखा कि उनका लीडर अभी तक वापस नहीं आया तो कुछ परेशान होकर खलाई जहाज से बाहर आ गए। उन्हें बाहर आते देखकर थ्यूसोंग ने केटी से कहा, वो देखो बाकी के लोग भी जहाज से निकल आए हैं। केटी ने गौर से उनके लिबास को देखा। वो सरगोशी में बोली, थ्यूसोंग ये लोग मुझे खलाई कज़ाक मालूम होते हैं। इनका काम खला में सफर करते खलाई जहाज़ों को लूटना और तबाह करना है। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। थ्यूसोंग ने कहा, फिक्र ना करो, हम इनसे सारे बदले ले लेंगे।
3 तो मेरी थैली में हैं, बहुत जल्द ये भी इनके पास पहुंच जाएंगे। केटी बोली, वो इधर ही आ रही हैं। थ्यूसोंग ने केटी का हाथ दबाकर कहा, खामोश रहो। तीनों खलाई कज़ाक जरा दूर हटकर बैठ गए। उनकी बातों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, मगर थ्यूसोंग की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही हैं। फिर उनमें से 2 आदमी उठकर खलाई जहाज की तरफ चले गए। शायद अंदर से वो कुछ लेने गए थे। वहां एक खलाई कज़ाक अकेला रह गया। थ्यूसोंग ने केटी से कहा, इसे अब मैं काबू में कर सकता हूँ, तुम थैली लिए यहीं बैठी रहो। ये कहकर थ्यूसोंग उठकर खलाई कज़ाक की तरफ चलने लगा। वो ज्यादा दूर नहीं था। थ्यूसोंग को उसने आते देखा तो जेब से खलाई पिस्तौल निकाल लिया। थ्यूसोंग हाथ उठाकर बोला, मुझे तुम्हारे लीडर ने भेजा है। मैं तुम्हारे लिए उसका एक खास पैगाम लाया हूँ। मैं तुम्हारे लीडर का आदमी हूँ और शाही महल का मुलाजिम हूँ। खलाई कज़ाक ने पूछा, क्या कहा है लीडर ने? थ्यूसोंग ने जेब में हाथ डाला, फिर हाथ बाहर निकाला तो उसकी मुट्ठी बंद थी। हालांकि मुट्ठी में कुछ नहीं था। उसने कहा, लीडर ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। खलाई कज़ाक के हाथ में खलाई गन उसी तरह पकड़ी हुई थी। वो आगे बढ़ा। थ्यूसोंग ने मुट्ठी आगे कर दी। जो ही खलाई कज़ाक ने हाथ फैलाया, थ्यूसोंग ने उसके हाथ से अपनी उंगली लगा दी। उंगली के लगते ही खलाई कज़ाक नन्हा सा अंगूठा बनकर जमीन पर गिर पड़ा। थ्यूसोंग ने उसे उठा लिया। उसकी खलाई गन जो बहुत ही नन्ही सी बन गई थी, उसको अपनी जेब में डाला और खलाई कज़ाक को मुट्ठी में बंद करके भागकर केटी के पास आया और बोला, चौथा चूहा भी मैंने पकड़ लिया है। अब सिर्फ 2 खलाई चूहे बाकी रह गए हैं, उनको भी अभी काबू करता हूँ। केटी ने चौथे खलाई कज़ाक को भी अपनी थैली में बंद कर लिया और कहने लगी, अब खतरा है थ्यूसोंग, वो दोनों खलाई कज़ाक होशियार हो जाएंगे। थ्यूसोंग बोला, मैं उन्हें इतना मौका नहीं दूंगा। ये कहकर थ्यूसोंग तेजी से दूसरी तरफ से होकर खलाई जहाज के स्याह धुएं में दाखिल हो गया। थ्यूसोंग ने देखा कि वो एक छोटे से गोल खलाई जहाज के अकब में खड़ा है। वो एकदम से जहाज की लंबी टांगों के पीछे हो गया। उसे खलाई जहाज के अंदर 2 आदमियों के बातें करने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। फिर खलाई जहाज का दरवाजा खुला और एक खलाई कज़ाक नीचे उतरा। उसके हाथ में एक एरियल था। शायद वो अपने लीडर से रेडियो सिग्नल पर राब्ता कायम करना चाहते थे। खलाई कज़ाक जो ही जहाज की सीढ़ी से उतर कर एक तरफ चलने लगा, थ्यूसोंग लपक कर उसके पास आया और इससे पहले कि वो संभलता, थ्यूसोंग ने उसकी गर्दन पर अपनी उंगली लगा दी। ये भी नन्हा सा बनकर रह गया। थ्यूसोंग ने इसे उठाकर जेब में रख लिया। अब उसके अंदाजे के मुताबिक खलाई जहाज में सिर्फ एक ही खलाई कज़ाक बाकी रह गया था। थ्यूसोंग एक तरफ होकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो भी जहाज की सीढ़ी पर नमूदार हुआ। वो अपने साथी को आवाज दे रहा था। जब वो एक तरफ को बढ़ा तो थ्यूसोंग पीछे से निकल आया। इस खलाई कज़ाक का भी वही हशर हुआ जो उससे पहले 5 खलाई कज़ाकों का हो चुका था। थ्यूसोंग केटी के पास गया। अब थैली में 6 खलाई कज़ाक अंगूठे जितने साइज के होकर बंद पड़े थे। केटी ने कहा, अब हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। थ्यूसोंग बोला, जब तक हम खलाई जहाज की तलाशी नहीं ले लेते हमें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। कोई पता नहीं कि अंदर कोई और खलाई कज़ाक मौजूद हो। अगर एक भी खलाई कज़ाक बाकी रहा तो हमारी जिंदगियां खतरे में रहेंगी। आओ मेरे साथ आओ। केटी और थ्यूसोंग खलाई जहाज की तरफ बढ़े। खलाई जहाज उनके लिए कोई नई चीज नहीं थी। वो इस किस्म के खलाई जहाज़ों में बहुत सफर कर चुके थे। थ्यूसोंग तो खलाई जहाज़ों का बाकायदा इंजीनियर था। वो संभल संभल कर कदम उठाते खामोशी से खलाई जहाज में दाखिल हो गए। ये एक जदीद किस्म का खलाई जहाज था जिसका सारा निज़ाम कंप्यूटर के जरिए चलता था। थ्यूसोंग इस जदीद मशीनरी से खूब वाकिफ था, इसलिए इशारे से केटी को खामोश रहने को कहा और फिर एक बंद कैबिन के पास जाकर कान लगाकर सुनने लगा। उसे ऐसा लगा था कि जैसे अंदर कोई शय जोर जोर से सांस ले रही है। थ्यूसोंग ने गौर से सुना। अंदर से अब तेज सीटी की आवाज आने लगी। दरवाजा बाहर से बंद था। थ्यूसोंग ने केटी से कहा, अंदर कोई शय है, तुम जहाज से नीचे उतर जाओ। केटी बोली, कोई खतरा मोल न लेना थ्यूसोंग। थ्यूसोंग ने केटी से कहा कि वो इस जहाज की किसी भी खतरनाक शय को बाकी नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये उनके लिए भी खतरे का बायस बन सकती है। केटी जहाज से नीचे उतर गई। थ्यूसोंग ने दरवाजे को खोल दिया। अंदर से एक बहुत बड़े चमगादड़ की शक्ल की एक भला शोर मचाती, सीटियां बजाती थ्यूसोंग की तरफ बढ़ी। थ्यूसोंग तेजी से पीछे पलटा। ये चमगादड़ की शक्ल की भला अपने लंबे लंबे छतरियों जैसे बाजू फैलाती थ्यूसोंग पर हमलावर हुई। थ्यूसोंग भागकर कॉकपिट में आ गया। उसने फौरन जहाज के स्टार्टर के बटन को दबा दिया। जहाज को एक जबरदस्त झटका लगा। 6 खलाई कज़ाकों की थैली वहीं कॉकपिट में ही पड़ी थी। चमगादड़ भला ने जोर से अपने पर मारकर कॉकपिट का शीशा तोड़ दिया। थ्यूसोंग ने सामने वाली स्क्रीन को खोला और बाहर छलांग लगा दी। वह धड़ाम से नीचे रेत पर गिर पड़ा। जहाज के रॉकेट फायर हो गए। जहाज ने ऊपर उठना शुरू कर दिया था। फिर वो देखते देखते आसमान की तरफ बुलंद होता चला गया। दिन की रोशनी में थ्यूसोंग और केटी उसे देखने लगे। केटी ने घबरा कर पूछा, अंदर क्या था कैबिन में? थ्यूसोंग ने कहा, कुछ ना पूछो, वो कोई खलाई बला थी। वो जहाज को बुलंद होता देख रहे थे। जहाज जमीन से 1000 फुट बुलंद हो चुका था कि अचानक उन्होंने देखा कि खलाई जहाज के टूटे हुए शीशे वाली खिड़की में से चमगादड़ जैसी खलाई बला ने बाहर छलांग लगा दी
और वो फिजा में अपने लंबे लंबे पैर फैलाकर परवाज करने लगी। थ्यूसोंग ने चिल्लाकर कहा, केटी उस पहाड़ी की तरफ भागो, ये बला जहाज से बाहर आ गई है। खलाई जहाज देखते देखते आसमान की बुलंदियों में सितारा सा बन गया और फिर एक धमाके से फटकर रेजा रेजा होकर फिजा में बिखर गया। मगर उसकी खलाई बला अभी तक फिजा में परवाज कर रही थी और अब वो उस तरफ गोता लगाकर आ रही थी जिधर केटी और थ्यूसोंग पहाड़ी में छुपे हुए थे। केटी ने घबरा कर कहा, यह बला कमबख्त हमारी तरफ आ रही है थ्यूसोंग। थ्यूसोंग ने कहा, उस गार में भागो, ये हमें हलाक नहीं कर सकती मगर ये जमीन पर तबाही फैला सकती है, हमें इसको भी खत्म करना होगा। केटी और थ्यूसोंग भागकर गार में घुस गए। केटी ने कहा, क्या मालूम इस खलाई बला का हमला हमारे जिस्मों में आग लगा दे, ये खलाई मखलूक है, इसके असर से कुछ भी हो सकता है। थ्यूसोंग ने कहा, हम मोहतात रहेंगे, तुम फिक्र न करो, अभी हमें से छुपना है क्योंकि इसने हमें देख लिया है। केटी ने कहा, मुमकिन है वो हमारे जिस्म की हरारत के सिग्नल महसूस कर रही हो। थ्यूसोंग बोला, कुछ भी हो सकता है, इधर आओ, इधर नीचे तहखाना बना हुआ है। दोनों गार के अंधेरे में तहखाने में जाकर छुप गए। उनके कान बाहर की आवाजों पर लगे हुए थे। कुछ देर तक उन्हें बाहर सीटियों की बारीक आवाजें आती रहीं, फिर खामोशी छा गई। केटी ने कहा, खलाई बला बाहर चली गई है। केटी, ये बहुत बुरी बात हुई है, उस खलाई बला को खलाई जहाज के साथ ही तबाह हो जाना चाहिए था। अब मालूम नहीं ये इस दुनिया के लोगों पर क्या क़यामत ढाएगी। हमारा फर्ज हो गया कि लोगों को इस खलाई बला से निजात दिलाएं। केटी कहने लगी, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो किसी को कुछ न कहे और ऊपर खला की तरफ निकल जाए। थ्यूसोंग बोला, ऐसा भी हो सकता है मगर अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस खलाई बला ने मुझ पर हमला जरूर किया था। इसका मतलब है कि वो हर उस शख्स को जो सामने आए तबाह करना चाहती है। केटी ने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है वो हमें इसलिए हलाक करना चाहती हो कि हम खलाई मखलूक हैं और वो हमारे खलाई जिस्मों के सिग्नल वसूल कर रही हो, जबकि दूसरे इंसानों के जिस्म से उस किस्म के सिग्नल की लहरें खारिज ना होती हों। चुनाचे मुमकिन है वह दूसरी मखलूक के खुदा को कुछ न कहे। थ्यूसोंग ने कहा, खुदा करे कि ऐसा ही हो। बहरहाल हमें उस खलाई बला से गाफिल नहीं रहना होगा। आओ अब वापस चलते हैं। महल में शाही नजूमी हमें ना पाकर परेशान हो रहा होगा। दोनों गार से बाहर निकल आए। उन्होंने ऊपर आसमान पर निगाहें दौड़ाईं। आसमान बादलों में छुपा हुआ था और खलाई बला का कहीं नामो निशान तक न था। केटी बोली, अभी तो वो बला दफा हो गई है। दोनों महल की तरफ रवाना हो गए। दिन काफी निकल आया था। उन दोनों को ना पाकर वाकई शाही नजूमी परेशान था। उसे क्या मालूम कि वो खलाई मखलूक को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके आ रही हैं, मगर एक बला अभी तक दुनिया के इंसानों पर खतरा बनकर मंडला रही थी जिसको हमेशा के लिए खत्म करने का थ्यूसोंग ने पुख्ता आज़म कर रखा था। शाही नजूमी ने थ्यूसोंग से पूछा, तुम लोग कहाँ चले गए थे? बादशाह सलामत भी बड़े परेशान हैं। थ्यूसोंग ने कहा, हम सैर करते सहरा में रास्ता भूल गए थे। शाही नजूमी ने उन दोनों को देखकर इत्मीनान का सांस लिया और बोला, उस खलाई जहाज की तैयारी में अभी और कितने दिन लग जाएंगे? बादशाह सलामत खलाई सियारे पर हमला करने के लिए बेताब है। थ्यूसोंग ने कहा, बस 2-3 दिन की बात है, खलाई जहाज तैयार होगा, फिर चाहे खला के सारे सियारों पर हमला कर देना। शाही नजूमी बादशाह को इतला देने चला गया। केटी और थ्यूसोंग अकेले रह गए तो केटी ने कहा, कैसे अहमक लोग हैं, इन्हें मालूम ही नहीं कि खला क्या है, खला में मौजूद सियारे क्या हैं, उनकी मखलूक क्या है और उन पर हमला करने की तैयारियां कर रही हैं। थ्यूसोंग खामोश रहा। वो खलाई बला की वजह से परेशान था। कहने लगा, हमें कुछ देर मजीद यहाँ रुककर देखना होगा कि खलाई बला यहाँ वापस तो नहीं आती। केटी ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं थ्यूसोंग, अब हम मजीद यहाँ नहीं रह सकते। हमें नागंबर मारिया को भी तो तलाश करना है। आखिर हम यूं ही कब तक यहाँ पड़े रहेंगे? कोई खलाई बला अब यहाँ नहीं आएगी। हमें आज रात ही यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। थ्यूसोंग ने सर खुजाते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखा। दूर दूर तक बादल छाए हुए थे और खलाई बला कहीं नजर नहीं आ रही थी। आखिर उसने भी यही सोचा कि यहाँ से निकल ही जाना चाहिए। चुनाचे उसने केटी को अपने फैसले से आगाह कर दिया कि आज आधी रात को वो महल से कूच कर जाएंगे। इस मकसद के लिए थ्यूसोंग ने शाम ही को 2 घोड़े लाकर अपने महल के पीछे बाग में बांध दिए थे। रात को उन्होंने शाही नजूमी के साथ खाना खाया और फिर सोने का बहाना करके वापस अपने महल में आ गई। थ्यूसोंग ने जेब से नन्ही सी खलाई गन निकालकर केटी को दिखाई। केटी ने पूछा, ये तुमने कहाँ से हासिल की थ्यूसोंग? थ्यूसोंग ने कहा, यह खलाई लीडर की खलाई गन है, मैंने इसे अपनी जेब में रख लिया था। अब मैं इसे बड़ा करता हूँ, ये सफर में हमारे काम आ सकती है। और थ्यूसोंग ने नन्ही सी खलाई गन को अपनी सीधी उंगली से छुआ। गन आम पिस्तौल के साइज जितनी हो गई। ये एक ऐसी चीज थी जो उस जमाने में किसी के पास नहीं थी। आज से 7-8 हजार साल पहले कोई इस किस्म की खलाई गन का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। थ्यूसोंग ने खलाई गन को गौर से देखा। उसमें से लेजर की शुआ निकलती थी। वो बोला, ये गन कम से कम 1 बरस तक हमारे काम आ सकती है। उसके बाद इसमें नए पुर्जे को लगाना पड़ेगा जो जाहिर है हम नहीं लगा सकेंगे। फिर ये गन बेकार होगी।
मगर 1 बरस तक हम इससे खतरे के वक्त काम ले सकते हैं। थ्यूसॉन्ग और केटी बाबल से फरार होने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब रात आधी गुजर गई तो वो कमरे से निकलकर नीम रोशन राहदारी में से होते हुए महल के अकबी बाग की तरफ बढ़े। बाग में उनके घोड़े मौजूद थे। वो घोड़ों पर सवार हुए और उनका रुख शहर के दरवाजे की तरफ कर दिया। उस वक्त शहर का दरवाजा बंद था। एक सिपाही वहां पहरा दे रहा था। थ्यूसॉन्ग और केटी को घोड़ों पर आते देखकर सिपाही ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि वो कौन है और इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं। थ्यूसॉन्ग बोला, हम मुसाफिर हैं, बाबल से मुल्क मिस्र जा रहे हैं। रात को सफर करना चाहते थे ताकि सूरज निकलने से पहले पहले काफी सफर तय कर लें। सिपाही ने कहा, मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी होगी या तुम्हारे पास अगर कोई काबिल एतराज शय है तो खुद ही दिखा दो। थ्यूसॉन्ग ने जेब से खलाई गन निकालकर सिपाही को दिखाई और कहा, हमारे पास सिवाय इस गन के और कुछ नहीं है। सिपाही गन को हैरानी से देखने लगा। बोला, ये क्या है? थ्यूसॉन्ग ने केटी की तरफ देखकर कहा, केटी तुम ही से बताओ कि ये क्या है। केटी ने सिपाही से कहा, ये एक गन है। मेरा मतलब है एक आला है जिसमें पानी खींचकर भर लिया जाता है और प्यास लगे तो पानी पी लेते हैं। सिपाही खुश होकर बोला, फिर यह गन मैं अपने पास ही रखूंगा, तुम जाओ। थ्यूसॉन्ग भला खलाई गन उस अहमक के हवाले कैसे कर सकता था। उसने कहा, भाई ये तुम्हारे काम की नहीं है, हम सहरा में सफर करने वाले हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ये हमारे पास ही रहने दो। सिपाही बोला, अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो मैं तुम्हें शहर से निकलने की इजाजत नहीं दूंगा। थ्यूसॉन्ग ने खलाई जुबान में केटी से कहा, अब इससे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। ये तुम किस जुबान में बातें कर रहे हो? सिपाही ने गुस्से से कहा। थ्यूसॉन्ग घोड़े से उतर आया और बोला, भाई ये तुम्हारी गर्दन पर क्या है? सिपाही ने अपनी गर्दन पर हाथ फेर कर कहा, कुछ भी नहीं है। थ्यूसॉन्ग ने कहा, मुझे कीड़ा रेंगता नजर आ रहा है। ठहरो, मैं इसे उतारता हूं, तुम हिलना मत, ये बड़ा खतरनाक कीड़ा है। और थ्यूसॉन्ग ने कीड़ा उतारने के बहाने सिपाही की गर्दन पर अपनी सीधी उंगली रख दी। सिपाही 1 सेकंड में छोटा सा बनकर रह गया। वो उछलने कूदने और शोर मचाने लगा। केटी ने कहा, इसे शहर से बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं। थ्यूसॉन्ग ने नन्हे से अंगूठे जितने सिपाही को उठा लिया और बोला, अच्छा ख्याल है। थ्यूसॉन्ग ने दरवाजा खोल दिया। वो घोड़ों समेत शहर के दरवाजे से बाहर निकल आए। फिर घोड़ों पर सवार होकर उन्हें दौड़ाते हुए जब शहर से काफी दूर सहरा में आ गए तो थ्यूसॉन्ग ने घोड़ा रोक लिया और बोला, अब गरीब सिपाही को आजाद कर देना चाहिए। अच्छा ख्याल है, केटी ने मुस्कुरा कर कहा। थ्यूसॉन्ग ने जेब में से अंगूठे जितने साइज के सिपाही को बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया। फिर उसकी गर्दन से अपने सीधे हाथ की उंगली लगाई तो वो एकदम से पूरे मर्द के साइज का हो गया। वो सख्त घबराया हुआ था। वो दहशत भरी निगाहों से कभी अपने जिस्म को और कभी थ्यूसॉन्ग केटी की तरफ देख रहा था। फिर वो चीख मारकर सहरा में शहर की तरफ उठ दौड़ा। केटी और थ्यूसॉन्ग उसे देखकर मुस्कुराने लगे। वो नहीं चाहते थे कि ख्वामखा एक बेकसूर इंसान को हमेशा हमेशा के लिए टिगना सा बनाकर छोड़ दिया जाए। वो घोड़ों पर सवार हुए और सहरा की अबर आलूद यानी बादलों भरी रात में अपना सफर शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने अपने घोड़ों की रफ्तार और तेज कर दी। वो सुबह होने से पहले पहले बाबल शहर से काफी दूर निकल जाना चाहते थे, क्योंकि मुमकिन था कि सुबह उन्हें गायब पाकर बादशाह के सिपाही उनकी तलाश में निकल खड़े हों। थ्यूसॉन्ग घोड़े की पीठ पर बैठा किसी वक्त तशवीश के साथ आसमान की तरफ देख लेता था। उसे खलाई बला का बराबर खतरा लगा हुआ था, मगर अभी तक वो जाहिर नहीं हुई थी। बाबल से मुल्क यूनान बहुत दूर था। इस हकीकत का थ्यूसॉन्ग और केटी दोनों को एहसास था। रात ढलने लगी थी कि उन्होंने एक जगह वीरान पहाड़ियों में घोड़ों को रोक लिया। यहाँ एक नदी बह रही थी। उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। केटी ने कुछ सोचते हुए थ्यूसॉन्ग से कहा, थ्यूसॉन्ग मेरा नहीं ख्याल कि अंबरनाग मारिया हमें मुल्क यूनान में मिलेंगे। वैसे भी ये मुल्क यहाँ से बहुत दूर है और हमें समुद्री जहाज में भी सफर करना पड़ेगा। थ्यूसॉन्ग ने पूछा, फिर तुम क्या मशवरा देती हो? केटी ने कहा, मेरा तो दिल कहता है कि हमें अफ्रीका की तरफ कूच कर जाना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि अफ्रीका में हमारी अंबरनाग मारिया से मुलाकात हो जाए। थ्यूसॉन्ग थोड़ी देर के लिए सोचने लगा, फिर बोला, मुझे तुम्हारे दिल पर एतबार है। ठीक है, हम यूनान की बजाय अफ्रीका की तरफ चलते हैं। अफ्रीका यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मेरा ख्याल है अगर हम इसी तरह सफर करते रहे तो कल रात अफ्रीका की सरहद में पहुंच जाएंगे। घोड़े पानी वगैरह पीकर फिर से ताज़ा दम हो गए। वो दोनों घोड़ों पर सवार हुए और सफर दोबारा शुरू कर दिया।